तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के अपडेट से। वैसे ये न्यूज़ तो आप सबने कल देख ही लिया होगा कि हार्डी ऑलरेडी यूएसए पहुंच गया है एंड शायद फिलहाल वो अभी है टेक्सास में। तो वहां पहुंचने के बाद भी हार्डी तो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। इवन शो में बस अभी कुछ 2.5 हफ्तों का टाइम बचा हुआ है, बट इस बीच भी हार्डी हेवी वेट लिफ्टिंग से घबरा नहीं रहे, बल्कि स्क्वाट्स हिट कर रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा वेट के साथ। इवन मुझे इनके इस ट्रेनिंग को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि हार्डी शायद से अपने 1 वीक आउट में भी इतने ही वेट के साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में एक रिस्की चीज़ तो है ही। क्योंकि अगर आप में से मेरे कोई भी भाई compete करते हो तो आपको ये चीज़ बढ़िया तरीके से पता होगी कि जैसे जैसे शो सामने आता जाता है वैसे वैसे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। खासकर आपके जो जॉइंट्स हैं वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स शो के पहले पहले वाले फेज में हेवी वेट लिफ्टिंग को इग्नोर करते हैं, जिससे कि उनको किसी इंजरी को फेस करना ना पड़ जाए। इवन इतने वक्त से डाइट में रहने की वजह से उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी इतने हेवी वेट को लिफ्ट करने के लायक तो नहीं रहता। बट जब बात आती है हार्डी की तो वो टोटली एक डिफरेंट पर्सन है। इवन इनके डिक्शनरी में शायद लाइट वेट वर्कआउट जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, चाहे वो ऑफ सीजन हो या पीक वीक। अब ऑफ सीजन में तो चलो ये चीज़ समझ आती भी है, बट जब बात आती है पीक वीक्स की तो उस टाइम हार्डी के इन लिफ्टिंग्स पे नज़र रखने के लिए डेफिनेटली हैनी रैम्बोर्ट जैसे कोच की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इवन बहुतों का मानना है कि हार्डी करंट में भी इतने इंटेंस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ओलंपिया में बहुतों का कहना था कि हार्डी प्री जजिंग में फाइनल्स के मुकाबले कंपैरेटिवली सॉफ्ट फिजिक के साथ आए थे। तो कहीं ना कहीं हार्डी उसी चीज़ को कवर अप करने में लगे हुए हैं। अब माना हार्डी के इस साल आर्नो क्लासिक ओहायो जीतने के चांसेस लगभग 100% है। स्टिल मेरा मानना है कि सैमसन फिलहाल जितनी इंप्रूवमेंट्स कर चुके हैं तो ये जीत हार्डी के लिए उतनी आसान तो नहीं रहने वाली। अब भाई बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से इनके 3 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स हमें देखने मिले। हालांकि ये जो अपडेट्स है वो सारे इस बार उनके जिम में लिए हुए अपडेट्स है, जहाँ की जिम लाइट्स की वजह से ओवरऑल इनकी फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने नॉर्मल अपडेट्स में अच्छे नहीं दिखते, उनमें भी फिलहाल इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव दिख रही है। इवन इस प्रेप में तो जस्टिन कुछ ज़्यादा ही डिटेल चल रहा है, खासकर अपने बाकी प्रेप्स के मुकाबले, जो कि इनके लिए डेफिनेटली एक गुड साइन है। हालांकि स्ट्रक्चर वाइज तो कुछ फ्लॉस अभी भी प्रेजेंट है इनके फिजिक में, और इस टाइम पीरियड में आके मुझे नहीं लगता कि ये फ्लॉ अब आसानी से उनके फिजिक से जाने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर का तो थोड़ा बहुत फ्लॉ है ही, बट इस बार जस्टिन कहीं ना कहीं अपने कंडीशनिंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में नहीं सोच सकते, इन द सेंस कि उनको अपने बेस्ट कंडीशनिंग को ही लाना होगा। हालांकि आज से 2 साल पहले यानी 2022 आर्नो क्लासिक और बोस्टन प्रो में इन्होंने अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को लाया था। हालांकि उस आर्नो क्लासिक ओहायो में ये प्री जजिंग में जिस कंडीशनिंग को लाए थे तो उसके बेस पे ये 3rd प्लेस पे चल रहे थे, बट फाइनल्स तक वो उस कंडीशनिंग को मेंटेन करके नहीं रख पाए, जिसकी वजह से इनकी प्लेसिंग 5th आ गई। इवन इन्होंने अपने फुलरनेस को भी लूज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस बार फैंस तो यही चाहेंगे कि जस्टिन फिर से अपने उस लुक के साथ स्टेज पर दिखे, और अगर ऐसा होता है देन काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि ये टॉप 5 के अंडर प्लेस हो जाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं इस शो के और एक बॉडी बिल्डर के ऊपर, जो कि है मो शाबान। तो फिलहाल ये ट्रेनिंग कर रहे हैं साइको फिटनेस के अंडर यानी क्रिस लुइस के अंडर, और शायद साथ ही साथ चार्ल्स ग्लास भी इनको ट्रेन कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि शाबान इस प्रेप में कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड है। इवन उनका तो ये भी अनाउंसमेंट है कि वो इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को लाने वाले हैं। हालांकि स्टेटमेंट पे हम थोड़ा बहुत रिलाई कर भी सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरा मानना है कि इन्होंने अपने सिमेट्री को शायद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर लिया है। क्योंकि लास्ट टाइम इनके साथ दिक्कत थी ऑन स्टेज तो वो थी इनकी लोअर फिजिक इनके अपर फिजिक को डोमिनेट कर रही थी साइज वाइज। बाकी इनको अपने कंडीशनिंग को भी थोड़ा तो इंप्रूव करके आना ही पड़ेगा। बाकी इन चीज़ों को छोड़कर मुझे इनकी फिजिक काफ़ी हद तक कंप्लीट दिखती है। हाँ, सेपरेशंस के मामले में ये थोड़े लैक करते हैं, बट साइज़ की तो कोई कमी है ही नहीं इनके फिजिक में। इवन सेफ वाइज और राउंडनेस वाइज भी इनकी फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव दिखती है। तो अगर ये अपने कंडीशनिंग को थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आते हैं और अपने फिजिक को थोड़ा इंप्रूव करके आते हैं देन डेफिनेटली ये भी पोटेंशियल लगता है इस आर्नो क्लासिक में टॉप 5 के अंडर प्लेस होने का। इवन मुझे नहीं लगता कि करंट में इनके फिजिक में कोई पॉइंट आउट करके ये दिखा सकता है कि इनका ये वीकनेस एक बहुत बड़ा मेजर वीकनेस है, जिससे कि ये जेम्स हॉलिंगसेट, एंटोन वैलियंट, जस्टिन रॉड्रिगस जैसे बॉडी बिल्डर को बीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशनिंग को इंप्रूव करके आ जाते हैं और अपनी फिजिक को थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आते हैं तब डेफिनेटली ये भी टॉप 5 में प्लेस होने का पोटेंशियल रखते हैं। अब भाई वो बात करते हैं जॉन डेला रोसा के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके 3 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नो क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। वैसे फिलहाल तो कहीं ना कहीं ये भी ऑफ टॉपिक ही चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैंस इनको टॉप 5 के बाहर ही पकड़ कर चल रहे हैं। हालांकि इनका क्लेम है कि ये इस साल टॉप 5 के अंडर प्लेस होंगे, और इनको इग्नोर करने के पीछे का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि इनका जो हाइट है या जो साइज़ है वो स्मॉल कैटेगरी में आता है। हालांकि ये उतने भी स्मॉल बॉडी बिल्डर तो नहीं है जितना कि सब इनको समझ के चल रहे हैं। हाँ, हाइट वाइज ये शॉर्ट है, बट हमारे करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया डेरिंग लैंसफोर्ड भी लगभग इन्हीं के हाइट के हैं, तो इस मामले में भी इनको इग्नोर तो हम नहीं कर सकते।
इवन इस हाइट में भी ये 244 पाउंड्स के बॉडी वेट पे कम्पीट कर रहे हैं, जहाँ की डेरेक भी सेम हाइट में रहते हुए 225 या 230 पाउंड्स के बॉडी वेट के साथ कम्पीट करते हैं, वो भी ओलंपिया स्टेज में। तो डेफिनेटली साइज में भी ये स्मॉल बॉडी बिल्डर तो नहीं है। हाँ, अगर इनके ओवरऑल फिजिक की बात करें तो वहाँ कुछ वीकनेस दिखते हैं, जिसमें से एक चीज़ के ऊपर मैंने पहले भी बात किया है कि इनके क्वाड्स करंट में स्मॉल दिख रहे हैं, एंड यूजुअली उनके क्वाड्स इतने ज़्यादा स्मॉल नहीं दिखते। और साथ ही साथ इनको अपने कंडीशनिंग को भी थोड़ा इंप्रूव करके आना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये हंटर लबराडा से अपने कंडीशनिंग के मामले में ही बीट हुए थे। हालांकि उस वक्त तो ये अपने बाइसेप टीयर से रिकवर होकर आए थे, बट इस वक्त तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। तो होप कि इस बार ये एक इंप्रूव फिजिक को लेकर आए, जो कि साइज वाइज बिगर तो हो ही, साथ ही साथ कंडीशन वाइज भी इंप्रूव हो। अब भाई बात करते हैं हमारे रेनिंग मिस्टर ओलंपिया डेरेक लंसवर्थ के ऊपर। तो इस बार तो ये इनका पहला ईयर होगा जब ये फर्स्ट टाइम अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए ओलंपिया में कम्पीट करेंगे, खासकर ऐसे कुछ बॉडी बिल्डर्स के अगेंस्ट जो कि ये क्लेम करते हैं कि इस साल वो डेरेक को बीट करने वाले हैं। हालांकि डेरेक का मानना है कि उनके सबसे बड़े कंपीटर तो डेरेक खुद ही है। इवन उनका मानना है कि जब तक ये इंप्रूव होकर आते रहेंगे तब तक ये टाइटल को डिफेंड कर लेंगे। हालांकि डेरेक ये भी जानते हैं कि इस बार उनको अपने फ्रंट फिजिक को, खासकर अपने चेस्ट, अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स को इंप्रूव करके आना ही होगा, जिससे कि उनके फ्रंट पोजेस भी बैक पोजेस जितने इंप्रेसिव दिख सके। इवन टाइलर मैनियन का भी कहना है कि डेरेक साइड पोजेस में तो अच्छे दिखते हैं, बट फ्रंट फिजिक उनको इंप्रूव करके आनी पड़ेगी। बाकी शायद से डेरेक इस बार भी पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग करने वाले हैं। अब भाई मजे की बात तो ये है कि पिट्सबर्ग प्रो शो होने वाली है न्यूयॉर्क प्रो के शायद से 2 हफ्ते पहले, एंड तब डेफिनेटली हम निक वॉकर को भी एक स्टेज रेडी कंडीशनिंग में ही इस शो में गेस्ट पोजिंग करते हुए देख सकते हैं। वैसे निक तो हाल ही में फिर से ओलंपिया टीवी में आए थे, और उनका कहना था कि अगर निक 2023 ओलंपिया में कम्पीट करते तो वहाँ डेरेक लंसवर्थ सेकंड प्लेस पे आते, क्योंकि निक डेरेक को बैक पोजेस, साइड पोजेस, इवन मोस्ट मस्कुलर पोज में भी बीट कर देते। तो डेफिनेटली मैं तो निक और डेरेक दोनों को सेम स्टेज पे गेस्ट पोजिंग करते हुए देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब भाई बात करते हैं ब्रैंडन करी के ऊपर। तो हाल ही में उन्होंने मसल एंड फिटनेस के एक पॉडकास्ट में ये रिवील किया कि वो इस साल ओलंपिया छोड़कर भी प्रो शोज में कम्पीट करेंगे, और शायद से वो शो दुबई प्रो शो हो सकता है, क्योंकि इस शो में पहली बार 2024 में प्रो डिवीजन में ओपन कैटेगरी का कंपटीशन होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी प्राइस मनी भी अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने क्लासिक फिजिक डिवीजन के विनर को यानी टेरेंस रेफिन को $20,000 दिए थे। तो वहाँ डेफिनेटली ओपन डिवीजन में तो ज़्यादा प्राइस मनी होगा ही। वैसे इस साल तो ओलंपिया में हम ब्रैंडन को उनके 100% के साथ नहीं देख पाए थे, यानी 2023 ओलंपिया में, क्योंकि शो के लगभग 48 घंटे पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो होप कि इस बार दुबई प्रो शो में एक इंप्रूव फिजिक के साथ आए। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं माइकल क्रिजो की ऑफ सीजन फिजिक अपडेट के ऊपर। तो न्यूज़ तो फिलहाल यही चल रही है कि शायद एम्प्रो क्लासिक्स प्रो स्पेन में क्रिजो इस बार भी कम्पीट करेंगे, खासकर अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए और ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए। हालांकि इनके लिए दूसरे मॉडरेट लाइनअप वाले शोज को भी जीतना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बाकी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि क्रिजो को अभी भी और इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, खासकर अपने बैक के मामले में और पोजिंग के मामले में। बाकी अगर इनको इस साल ओलंपिया का क्वालिफिकेशन मिल भी जाता है, स्टिल करंट लाइनअप को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 10 के अंडर भी प्लेस होने वाले हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।